उत्पल जी, थोड़ा सा चैन की सांस ली आपने, क्योंकि जो फासला पिछले वाले सर्वे में था वो कुछ घटता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और अभी एक सर्वे के नंबर दिखाना अभी बाकी है। उत्पल जी, नहीं देखिए, जरा धैर्य से सुनिएगा और समय दीजिएगा रोमाना जी। जिस तरह से आप सबको समय दिए हैं, सिर्फ उतना ही, ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा मैं आपसे। आप पिछले बार भी जो आंकड़ा दिखाई है उसके हिसाब से अभी कुछ विश्लेषक कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी 115 सीट 2010 में लाए। अब जब एक और कह रहे हैं राजीव रंजन जी कि हम 10 वाले परफॉर्मेंस को करेंगे, जब लड़ ही रहे हैं 100 सीट पे तो 110 पर कैसे ही जीत जाएंगे? ये सब समझ में नहीं आता ही कौन गणित है। ये तो प्रधानमंत्री जी जो गणित समझाते हैं A+B के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2AB, वो वाला फॉर्मूला पर ही सब होगा। ऐसे संभव नहीं है कि 100 सीट पे लड़ने वाले 115 सीट जीत जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप लगातार देखेंगे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो नीतीश जी की अपनी पार्टी उनके चेहरा पे लड़ते हैं और आप आरोप लगाते हैं या भाजपा पे लगाते हैं या महागठबंधन पे लगाते हैं कि अब तेजस्वी जी नीतीश जी के चेहरे पे ले आए। अब जब नीतीश जी तेजस्वी जी के चेहरे पे अपनी पार्टी का विधायक बढ़ा लेते हैं और उनकी खुद की पार्टी नहीं बढ़ती है, उनकी खुद की पार्टी का विधायक की संख्या घट जाती है, तो ये सब जो तर्क दे रहे हैं ये संभव नहीं है। 2020 में तो नीतीश कुमार तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हमारी पार्टी बिहार की, नहीं गठबंधन की नहीं, पूरे बिहार की पार्टियों में सबसे ज्यादा विधायक हमारे थे। अब वोट शेयर की बात करते हैं तो पार्टी की इंडिविजुअल अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोट शेयर हमारी पार्टी की थी। रही बात महागठबंधन के वोट शेयर तो दशमलव का अंतर था, कोई सिंगल डिजिट में नहीं था, पूर्णांक में नहीं अंतर था। मैं कह रहा हूं कि दशमलव में अंतर था। तो ये इतिहास है। और मैं बता दूं आपको कि लोकप्रियता की बात कर रहे थे आप, इनकी लोकप्रियता के आधार पर तो इनका जो डिक्लाइन का आंकड़ा है कि 2015 से 73 और 73 के बाद 43, और ये गणित अगर ऐसे ही डिक्लाइन करते रहे तो 20-25 सीट से ज्यादा ही लाने वाले नहीं। और यही ग्राउंड पर हकीकत है। हम लोग भी बिहार में घूमते हैं, बिहार में जाते हैं और सभी जगहों पे जाते हैं। आज आप नोट कर लीजिए, 25 सीट से ज्यादा ही नहीं लाने वाले हैं। एक और बात मैं रोमाना जी करता हूं, बिहार के नौजवान नौकरी पे वोटिंग करेंगी, शिक्षा पे आप बताइए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बिहार में बच्चे जन्मे हैं वो 86% मैट्रिक नहीं पास कर सके हैं। अब 86% वो सिर्फ मुसलमान के बच्चे नहीं होंगे, हिंदू मुसलमान पे वोटिंग नहीं होना है, रोजी पे होना है, शिक्षा पे होना है, रोजगार पे होना है, दवाई पे होना है, पढ़ाई पे होना है, सिंचाई पे होना है, जो जरूरी बुनियादी सुविधा है, जरूरत है, उस पे ये वोटिंग होना है। मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। अभी मैं सबका आकलन भी ले लूंगी कि आखिरकार वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है आपको जिस पर वोट पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव जी, उत्पल जी ने बात तो बिल्कुल देखिए 16 ने सच कही है कि साहब सपने देख रहे हैं 2010 वाले और सीटें 101 है जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये दूर के ढोल सुहाने हैं सर। और बार बार एक चीज जो उभर कर आ रही है सर, इन संकेतों में जो ओपिनियन पोल के आंकड़े से मिल रहा है कि जैसे जैसे एनडीए का ग्राफ नीचे जा रहा है वैसे वैसे जेडीयू का प्रदर्शन और खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों राजीव जी? बीजेपी के मुकाबले जेडीयू पिछड़ रही है सर परफॉर्मेंस। जी मैंने आपको कहा नहीं, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, इतना सामान्य ज्ञान तो मैं आरजेडी को सुन रहा था और मुझे हैरानी होती है, इतने विद्वान प्रवक्ता आखिर कहाँ से आ गए हैं। इतना ज्ञान तो हम लोगों को भी है कि हम लोग 101 सीटें लड़े तो 115 कहाँ लाएंगे। मैंने अपनी पार्टी का प्रदर्शन नहीं कहा था, मैंने कहा था एनडीए 2010 के प्रदर्शन से बेहतर कर सकती है, उसके आसपास रह सकती है, मैंने ये कहा था। और ये हालात वही हैं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। और लोकप्रियता का पैमाना तो जनादेश है। लोकसभा चुनाव में करारी पटकनी आरजेडी को हम लोगों ने दी है, 75% का स्ट्राइक रेट है हमारा, और हम लोगों ने 40 सीटों में 30 सीटें जीती और उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए। जो लोग 2020 से आगे नहीं बढ़ पाते हैं उनको 2024 और उसके बाद के विधानसभा के उपचुनाव भी देखने चाहिए, जहां 100% का स्ट्राइक रेट हमारा विधानसभा के उपचुनाव में रहा और वहां आरजेडी और कांग्रेस को पूरी तरह से हम लोगों ने समेट दिया। अब देखिए, आदेश रावल जी ने कहा, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सीएम चेहरे को लेकर के कुछ नहीं कहा और लोगों के कहने से नहीं होगा। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को आप लंबे समय से कवर कर रहे हैं, जो लोग भी, उनको पता है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी की नेता की ये हैसियत नहीं है
कि पार्टी के आधिकारिक लाइन के बाहर जाकर के वो कहे, अगर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पसंद या नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सहमति नहीं होगी और इस बात को केशव प्रसाद मौर्य अगर कह रहे हो या सम्राट चौधरी कह रहे हो या बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा सम्मेलनों में एनडीए के सभी नेता 2025 फिर से नीतीश का जो आधिकारिक नारा का उद्घोष कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होता है रोमाना जी। ठीक है, ये तय है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, ठीक है सर, हैं और आगे भी रहे। मैं प्रीति शेखर का रुख कर रही हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति जी, लेकिन अभी तक देखिए 2 अलग अलग ओपिनियन पोल के आंकड़े आप देख चुकी हैं और दोनों में नजर आ रहा है एनडीए कितनी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मुझे लगता है एक थैंक यू यहाँ पर वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, उनके लिए बनता है, क्योंकि ये जो विनिंग एज और विनिंग मार्जिन जो बढ़ रहा है एनडीए का, ये चिराग पासवान की पार्टी की वजह से। वाजपेयी जी के लिए एक थैंक यू बोलना चाहेंगे आप? रोमाना जी, ये एनडीए का बिहार में संयुक्त प्रयास है और हमारे पास नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमारे एनडीए के नेता, चाहे मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, चाहे फिर चिराग पासवान जी हो, सबका कॉमन इफर्ट है और इन सबों में दम भी है और दमखम से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। और आज जो यह पूरा परिणाम जो सामने ओपिनियन पोल के रूप में सामने आ रहा है, उसमें एक बात बिल्कुल सत्यता के साथ सामने आ रही है कि सभी जगह चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलता है, लेकिन ये बिहार चुनाव है जहां पर आज भी लोगों को एनडीए पर भरोसा है, एनडीए के नेताओं पर भरोसा है और आज भी सबों का स्नेह, सम्मान, प्यार, समर्पण और अपना वोट के रूप में आशीर्वाद एनडीए के ऊपर आज भी बनता हुआ दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं और वो इसलिए है क्योंकि लंबे समय में रोमाना जी, हमारे चाहे मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी ने बिहार में बहुआयामी काम किए हैं और उनके ही प्रयास से आज चाहे नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी तो 2020 में भी थी ना, 2020 में भी थी। लेकिन सवाल तो मेरा, वाजपेयी जी को ले आइए जरा स्क्रीन पर। वाजपेयी जी, वो राजनीति भी कहते हैं ना कि 1 और 1 सिर्फ 2 नहीं होता है और 1 और 1 कई बार 11 बन जाता है। और ये चिराग पासवान का एनडीए में आना और पिछली बार 2020 में चिराग पासवान का एनडीए से बाहर जाकर अलग से चुनाव लड़ना, ये सारा समीकरण उसी की वजह से बदलता, बनता, एनडीए के लिए बिगड़ता, महागठबंधन के लिए नजर आ रहा है क्या? वाजपेयी जी, आपका असेसमेंट? तो ये तो हमारे लिए खुशी का कारण है कि हमारे नेता की वजह से अगर आपका आकलन ये कहता है कि वोट बढ़ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि हम लोगों ने मई जून से ये बात शुरू कर दिया था कि तो मोदी और नीतीश तक ही सिमटे हुए हैं, चिराग पासवान का नाम ही लेने को राजी नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए, मैंने तो मौका दिया था कि अच्छा है, साथी है, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते बन जाएं। देखिए, ऐसा है, हम मई जून से ही लगातार 5 पार्टियों के नेता बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके मीटिंगें करते थे बिहार में और उस वक्त ये कहा करते थे कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कराने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो लगता नहीं है कि कामयाब हो पाएगी। और हम लोग शुरू से ये भी विश्वास हमारा है कि जो हमने काम किया है, जो जंगल राज से तुलना करो तो हमारा काम 90 गुना ज़्यादा बढ़िया होगा, ये उसी का नतीजा आने वाला है। लेकिन अब तीसरा जो आप ओपिनियन पोल दिखाएंगे, हो सकता है हमारी सीटें और बढ़ जाएं। बिल्कुल, तीसरे ओपिनियन पोल के नंबर्स का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और ये 2025, 225 ये कहकर अपने ही गठबंधन को आप घेरते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पहला ओपिनियन पोल का नंबर था उसके मुकाबले दूसरे ओपिनियन पोल के नंबर में तो एनडीए के नंबर घट रहे हैं। तो ये मामला अगर ढलान की तरफ है तो फिर क्या होगा 2025 एनडीए 225 का? कहीं ये मामला उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? वाजपेयी जी, इंतजार कीजिए, तीसरा ओपिनियन पोल और उसका नंबर आना अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। एक और ओपिनियन पोल का आंकड़ा मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको लेकर चलेंगे जन स्वराज की तरफ से कुमार सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर कोई कमाल नहीं कर पा रहे अभी तक, 2 ओपिनियन पोल और दोनों ओपिनियन पोल के आंकड़े यही संकेत, यही संदेश दे रहे हैं। कुमार सौरभ, सारी मेहनत पर पानी फिर गया? मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चुनाव के 36 घंटे पहले इसको विनम्रता के साथ ओपिनियन पोल नहीं, एटमॉस्फेयर पोल कहा जाए, इसलिए कि सर जो आप नाम तय करेंगे वो थोड़ी कहेंगे, जो नाम है वही कहेंगे। नहीं, मैंने विनम्रता से अपनी बात कही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चेंज कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एटमॉस्फेयर पोल नहीं है तो क्या है? अच्छा देखिए, इसी पोल में साफ तौर पर दिख रहा है कि हनुमान जी, जामवंत जी और सुग्रीव जी ये निपट गए हैं। आप ही के पोल के अनुसार कोई 5 से नीचे है, किसी को 0 to 1 है, 0 to 2 है। अब आते हैं
एक ओपिनियन पोल में यह भी कहीं और बताया गया कि इस बार महिलाओं का वोट एक तरफा जा रहा है, 70% मोटा मोटी एनडीए को जा रहा है, यानी 3.5 करोड़ टोटल महिलाओं का वोट है, 10,000 इफेक्ट, 2.1 करोड़ वोट हुआ। अगर उसका 70% करते हैं तो 1.5 करोड़ लगभग वोट एनडीए को है। तो इस हिसाब से तो भैया इनको 40% 45% नंबर आ गया, यानी 160 से 70 सीटें आ गई। देखिए ये माहौल जो टीवी स्टूडियो में बैठकर बनाया जा रहा है और जमीन पर जो वास्तविकता है, उस दोनों में बहुत फर्क है। आप एक एक विधानसभा में प्रशांत किशोर जी और जन सुराज का जो रोड शो और ये रैली हो रहा है, जरा उसकी भी तस्वीर एक बार देख लीजिए। उसकी तस्वीर हम देखते भी हैं और उसकी तस्वीर दिखाते भी हैं, और साथ ही साथ कितने ऐसे उदाहरण भी हैं कि जहां पर लोग रैलियों में तो जमकर पहुंचते हैं, देखने के लिए लोग बहुत पहुंचते हैं, सुनने के लिए लोग बहुत पहुंचते हैं, लेकिन जब बात वोट देने की आती है तो फिर ये भी कहते सुनते लोगों को हम देखते हैं कि साहब वोट खराब नहीं करेंगे, अभी और थोड़ा सा पकने की जरूरत है, अभी और थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है। एक सेकंड, मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने सर्वे किया है, और जरा उन्हीं से जान लेते हैं। यहाँ पर जनसुराज को शिकायत हो रही है, वो कह रहे हैं साहब इसका नाम आप ओपिनियन पोल नहीं एटमॉस्फेयर पोल रख लीजिए, आप तो माहौल बना रहे हैं, भीड़ देखिए आप कितनी आ रही है। मनोज, ये आरोप वो लगा सकते हैं कि चूंकि माहौल बनाने में वो पहले से अनुभवी हैं हम लोगों से ज्यादा, तो उस चीज़ को हम लोग वो समझ रहे होंगे कि कैसे माहौल बना है। जहाँ तक बात है देखिए बिहार के लोगों का, ये मैं मानने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि 243 सीटों पे अपनी प्रशांत किशोर ने उपस्थिति दर्ज कराई है, लोगों के बीच गए, और यही कारण है कि जो 8% 9% जो इनको वोट शेयर मिल रहा है ये मिल रहा है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार के 243 सीटों पे कोई एक सीट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये प्रशांत किशोर बोले कि मैं इनको खड़ा कराता हूँ और मेरे नाम पर जीत कराए। ये भी सच्चाई है बिहार की। तो अभी चुनाव में आए हैं, लोगों को बांधने की कोशिश किया उन्होंने, अपने साथ लोगों को जोड़ा, लेकिन अभी इनका रिजल्ट आते हुए सरकार बनाने वाले में प्रशांत किशोर जी ने 4 बातें बोली थी जिसपे मैं अभी भी सहमत हूं। एक उन्होंने बोला कि या तो मैं तो 10 सीट लाऊंगा या 150 सीट लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं 10 तक आ सकता हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं रहेंगे, ये भी बात उन्होंने कहा, ये मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं हो। तीसरा उन्होंने एक बात और बोला कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये मैं लिख कर देता हूं। तो ये 2-3 बातें हैं जो प्रशांत किशोर जी ने पूरी तरह से क्लियर कर चुका है कि चुनाव के बाद और पहले किस तरीके से बिहार की राजनीति जा रही है। तो रोमाना जी, दूसरी बात है कि आखिर जेडीयू को क्यों इतना गेन मिला। जिस तरीके से मैंने बताया ना कि बीजेपी और एनडीए दोनों का कोर वोटर जो है महिलाएं हैं, और आज बिहार में जब आप जाएंगे उनके बीच में बात करेंगी तो वो एक तरफा वो बताती हैं कि हमारे लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अलीनगर का, जहां पे मैथिली ठाकुर खड़ी हैं। आप शहर के बीच में बैठेंगी, आप तो लोगों के उनके प्रति जब बात करेंगे तो लगेगा कि ये मैथिली कहीं से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मैथिली को जिताने के लिए वहां की महिलाएं, मिथिलांचल की महिलाएं वो तत्पर हैं। और मुझसे पूछेगा तो मैं मैथिली की सीट को अभी खतरे में मान रहा हूं, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि चुनाव के दिन आप आइएगा और देखिएगा मैथिली माला पहन के वहां से निकलेंगे। तो इस तरीके से सीटों का बंटवारा अपने तरीके से, अब जैसे चुनाव बहुत लोकल है। एक चीज कही जाएगी बिहार के इस बार 2025 के चुनाव में, कहीं कोई ऐसी बड़ी लहर नहीं है, चुनाव एक तरफा नहीं है, चुनाव एक एक सीट पर लड़ा जा रहा है, चुनाव उम्मीदवारों के नाम पर। और आप कितना भी कह लीजिए, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, चुनाव में जाति है कि जाति नहीं, जाति ही जीत की कुंजी है। यह भी कई बार साबित हुआ है और बिहार में भी यह साबित होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ये बिहार का चुनाव, जिसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत रंगहीन है, बहुत से लोग कह रहे हैं बहुत स्वादहीन है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई एक बड़ी लहर नहीं है, किसी की आंधी, किसी का तूफान नहीं है, तो फिर आखिरकार वो क्या फैक्टर है जिसको लेकर बिहार का वोटर निकलेगा और 6 नवंबर पहले चरण में, 11 नवंबर दूसरे चरण में वोट डालेगा और बिहार की नई सरकार तय करेगा। सबसे तेज नतीजे 14 नवंबर एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।